गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है हर्षवर्धन के बाद के काल का जो है कि हम लोग इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। 7वीं शताब्दी में हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में अनेक कई क्षेत्रीय शक्तिशाली शक्तियों का उदय हुआ। ये शक्तियाँ जो बड़े-बड़े जमींदार जो थे या सिपहसालार लोग जो रिटायर जो सेनाध्यक्ष लोग थे या बड़े-बड़े प्रभावी लोग जो थे, योद्धा सब, ये लोग जो है छोटे-छोटे एरिया को जो है कि अ, लगान वसूलने के लिए ले लिए थे और इसको राजा से, जिनको सामंत कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इस समय राज्य भारत में 3 नए राजवंशों में ने अपनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ कर ली थी। 3 ठो राजवंश जो है कि बहुत ही पावरफुल था, है ना? ये राजवंश कौन-कौन था? इसमें जो है दक्कन का जो है राष्ट्रकूट, पूर्वी भारत में पाल वंश और पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों जो है ये कनौज पर जो है अपना राज्य, कनौज के ऊपर अपना शासन चलाने के लिए वहाँ बराबर आपस में युद्ध करते थे, है ना? कनौज जो था ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और व्यापारिक महत्व के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह था जिसमें तीनों राजवंश जो है कब्जा करना चाहता था। इसलिए इन तीनों के बीच जो है हमेशा लड़ाई भी होते रहता था, है ना? इस लड़ाई को जो है, इस टकराव को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है। इस संघर्ष में जो है अंततः गुर्जर जो लोग थे, गुर्जर प्रतिहार लोग, ये काफ़ी जो है ये लोग जो है सफल हो गए, है ना? ये काफ़ी मजबूत स्थिति में थे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट वंश में जो लोग थे, वो उसके राजा जो है वो चालुक्य वंश के सामंत थे, ठीक है? परंतु उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर, चालुक्य के राजा की कमजोरी का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता जो है ये लोग अधिकार कर लिया, स्थापित कर लिया, है ना? और इसको इसकी स्थापना कौन किया था राष्ट्रकूट का? ये दंती दुर्ग किया था, है ना? दंती दुर्ग इसकी स्थापना किया और राजधानी बना लिया मान्यखेत में, और अपने आप को जो है कि परमेश्वर, भट्टारक और महाधिराज जैसे उपाधियों से अपने आप को जो है कि अलंकृत करने लगा किया, है ना? इसका प्रमुख निर्माण कार्य था इन लोगों का। राष्ट्रकूट वंश में जो प्रमुख निर्माण हुए उसमें कैलाश मंदिर, एलोरा मंदिर और एलिफेंटा की गुफाएं जो है कि आज भी देखने लायक है। ये निर्माण कार्य स्थापत्य कला में यहाँ पर हुआ। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख राजा लोग थे उनका नाम है अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय। अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। इस चार्ट में देखो, यहाँ पाल वंश है। पाल वंश जो है ये पूर्वी भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली जो है राजवंश था। यानी इसका जो अभी वर्तमान में जो बिहार और बंगाल झारखंड जो एरिया है, ये एरिया जो है राजवंश था इसका, है ना? इसकी स्थापना जो है गोपाल ने किया था और इसका विस्तार जो है वर्तमान बिहार एवं बंगाल इस स्थान पे है। इसमें जो प्रमुख राजा जो हुए, गोपाल ने तो स्थापना की, इसके प्रमुख राजा थे धर्मपाल और देवपाल। देवपाल ने इसकी सत्ता को जो है, तो यहाँ पे जो पीला रंग से दिखाया गया है ये जो है पाल वंश का शासन था। और देवपाल जो है इसका जो राजा था, ये इसको असम और नेपाल तक जो है इसका विस्तार और उड़ीसा तक विस्तार किया। नेपाल, असम और उड़ीसा तक जो है इसका विस्तार किया, है ना? और ये लोग जो है बौद्ध धर्म को अपनाते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और लगभग पाल वंश ने 400 वर्षों तक शासन किया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। ये गुर्जर प्रतिहार जो है ये पालों के अतिरिक्त उत्तरी भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति जो है गुर्जर प्रतिहारों की थी। यानी पाल के बाद जो है सबसे बीहड़ कोई था तो ये गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहार ने पश्चिम में एवं मध्य भारत में जो है अपना राज्य स्थापित किया था, ठीक है? इसके संस्थापक जो थे ये हरिचंद्र थे। हरिचंद्र जो है इसके
इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना की थी गुर्जर प्रतिहार वंश की। विस्तार जो है इसका पश्चिम से लेके इधर पश्चिम से में देखो गुजरात वगैरह से लेके जो है इधर तुम्हारा जो है पूरा उत्तर प्रदेश तक जो है मध्य भारत तक, मध्य प्रदेश का इलाका, कुछ बिहार से सटा हुआ जो है इलाका भी है। ये जो है कि हमेशा कन्नौज के लिए जो है युद्ध करते रहते थे ये तीनों राजवंश, है ना, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल। देखो यहाँ पर जो है कि बीच में दिखाया गया है कन्नौज को, है ना। कन्नौज जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था और इसलिए इसको जो है महोदय नगर भी कहते थे। कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण में चोल के साथ भी जो है, चोल वंश के राजाओं के साथ भी जो है काफी संघर्ष किया। राजस्थान का यह सर्वश्रेष्ठ वंश है। राजस्थान इलाका का सबसे बड़ा और सबसे जो है कि मजबूत जो वंश जो था ये गुर्जर प्रतिहार ही थे। ये लोग सर्वश्रेष्ठ वंश था। इनका शासन जो है लगभग छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों से भारत की इन्होंने रक्षा भी की, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चोल वंश जो है यह दक्षिण भारत का सबसे पुराना राजवंश था, पुराना वंश था। इसकी स्थापना जो है विजयालय ने की थी और ये पल्लवों के राजनीतिक दुर्बलता का फायदा उठाकर जो है तंजौर पर जो है आक्रमण कर दिए और उस पर अधिकार कर लिया। देखो यहाँ पे तंजौर दिखाया गया है नक्शा में, सबसे नीचे में जो है तंजौर है ना। यहाँ पर आक्रमण करके जो है, क्योंकि वहाँ का राजा कमजोर था तो ये लोग जो है कि पल्लव लोग शासन करते थे, वहाँ के राजा जो है कमजोर थे राजनीतिक रूप से, तो वहाँ उसका जो है फायदा उठाकर तंजौर पर आक्रमण करके उसको अधिकार में कर लिया विजयालय ने। तो इस तरह से तंजौर पर अधिकार करने से चोल वंश का जो है उदय हुआ, चोल वंश स्थापित हुआ, जिस जो विजयालय ने किया। इसके बाद इसके जो प्रमुख राजा कौन कौन थे? राज प्रथम जो है इसके सबसे शक्तिशाली, कुशल और कला एवं विद्या का संरक्षक, उदार एवं सहिष्णु राजा जो थे ये राजा प्रथम थे। इन्हें महान विजेता भी कहा गया है। ये गंग वंशी शासक एवं केरल के राजाओं को भी इन्होंने हराया। पांड्यों से जो है मथुरा को भी छीन लिया, है ना। और उसके बाद जो है ये अपना राज्य का विस्तार जो है ये समुद्र तक जो है किया। लंका के उत्तरी भाग तक जो है, देखो नक्शा में दिखा रहा है, लंका का आधा पोर्शन जो है उत्तर की तरफ का, ये भी भाग जो है अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद मालदीव पर भी अधिकार कर लिया, जिसको पश्चिमी व्यापार के लिए जो है काफी, पश्चिम के देशों के साथ व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण था मालदीव, उसको भी जो है अधिकार कर लिया। साथ ही साथ जो है कि राज जो है काफी जो है कि शक्तिशाली भी राजा था, है ना। इसके बाद जो है राज के प्रथम पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम जो है, जिनकी फोटो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में, ये जो है कि दूसरा प्रतापी राजा बनकर आया। जल आधार पर साम्राज्य का विस्तार किया इसने। चालुक्य, पांड्य, चेर और पाल शासकों को हराया। शासन शासन के 5वें वर्ष में इन्होंने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, है ना। लंका में भी जो है चढ़ाई किया अपने शासन के 5वें साल में, 5 वर्ष बाद 5वें साल में, और वहां पर जो है कि विजय हासिल किया। दक्षिण एवं पूर्व एशिया में विजय जो है, विजय गाथा इसकी इतनी चली कि इन्होंने जावा और सुमात्रा पर भी कब्जा कर लिया, है ना। पिछले वाला में हम लोग देख रहे थे, यहाँ देखते हैं, ठीक है। जावा और सुमात्रा में भी विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो है, इसके शासन के बाद चोल वंश के राजाओं का जो है कि धीरे धीरे पतन हो गया, कोई शक्तिशाली राजा बचा नहीं वहाँ, और चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। चोल साम्राज्य में बहुत ही शासन की बहुत कुशल व्यवस्था थी। राजा जो है केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, यानी सबसे ऊपर राजा होता था, और वो मंत्रियों एवं पदाधिकारियों की सहायता करता था। युवराज जो होते थे वो प्रशासन के महत्वपूर्ण स्थान पर दाखिल होते थे, है ना, रहते थे।
चोल साम्राज्य जो है 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको मंडलम कहा जाता था। और महत्वपूर्ण प्रांत जो थे वो राजघराने के लोग वहाँ पर व्यवस्थित रहते थे। राजघराने के लोगों को महत्वपूर्ण जो है कि प्रांत दिया जाता था। प्रशासन का जो आरोही क्रम है वो सबसे ऊपर में देखो राजा रहते थे, उसके नीचे मंडलम, उसके नीचे नाडु और उसके नीचे कुर्रम या कोट्टम जिसको बोलते हैं, वे लोग रहते थे। शासन की सबसे निचली प्रणाली जो थी वो कुर्रम या कोट्टम थी और सबसे ऊपर जो है शासन में राजा रहता था। स्थानीय स्वशासन जो थे, स्वशासन जो था, स्थानीय रूप से जो शासन चलाया जाता था वो 3 प्रकार से जो है 3 भागों में विभक्त था। पहला था ऊर, दूसरा सभा और तीसरा नगरम। ऊर जो था वो ग्राम परिषद को कहा जाता था, है ना? ऊर ग्राम परिषद को कहा जाता था। और सभा जो थी, वो सभा जो है गाँव सभा में गाँव के जो ब्राह्मण वर्ग के थे, जो वरिष्ठ ब्राह्मण जो थे, बड़े ब्राह्मण लोग थे, उनको सभा समिति में रखा जाता था, है ना? इसको इन ब्राह्मणों को अग्रहर भी कहा जाता था, अग्रहर, ठीक है? इसके बाद थी तीसरी जो स्वशासन की व्यवस्था थी वो नगरम थी, है ना? इस नगरम में जो है व्यापारिक केंद्र था ये। इसमें व्यापारिक जो भी बड़े-बड़े व्यापारी लोग थे, उनको रखा जाता था इसमें। इसके अलावा जो है एक मध्यस्थ हुआ करता था शासन में। मध्यस्थ जो था ये प्रत्येक गांव में रहता था, ग्राम सभा में वेतनभोगी कर्मचारी था। इसको सरकार द्वारा वेतन मिलता था मध्यस्थ को, है ना? ये इसका काम था कि केंद्रीय अधिकारियों की जो है सहायता करना, कर वसूलना, जनता से कर वसूलता था, है ना? अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी ग्राम सभा को ही थी, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भूमि और व्यापार कर से जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, भूमि कर और राजस्व से जो व्यापार से, यानी कि भूमि का लगान वसूलता था और जो व्यापार से जो कर मिलता था सरकार को, उस राजस्व का जो है प्राप्ति को 2 भागों में बाँटा जाता था। पहला भाग जो है राजा को दिया जाता था और दूसरा भाग जो है उससे जो है सार्वजनिक निर्माण का काम किया जाता था। जैसे सड़क का निर्माण करना, तालाब का निर्माण करना, राज्य कर्मचारियों को वेतन देना, स्थल सेना का खर्च उठाना, सेना का भी खर्च जो है इसी उठता था। और जो है मंदिर वगैरह का निर्माण कार्य भी इसी से देखा जाता था। तो इस तरह से राजा को एक भाग पूरा दिया जाता था कि भाई राजा का एक हिस्सा हो गया और दूसरा 2 भागों में बाँट के राजस्व को और दूसरे हिस्सा से बाकी सभी कार्य किए जाते थे। सेना जो है सेना जो है इसका अस्थाई सेना था, है ना? अस्थाई सेना में कौन-कौन थे? पैदल सैनिक थे, है ना? घुड़सवार थे, फिर गजरोही माने हाथी सेना दल ये थे। तीसरा चूँकि इसका जो है सुमात्रा और जावा तक जो है कि और श्रीलंका तक यानी पानी के जो समुद्री इलाका है, समुद्र में भी जो है इनका ज़बरदस्त आधिपत्य था। तो इसके लिए जो है नौसेना भी थी, बहुत बड़ी संख्या में नौसेना थी, है ना? और यहाँ पर जो सेनाध्यक्ष थे उसको महादंडनायक भी बोला जाता था, जो सेना का नेतृत्व करता था, है ना? तो जो सैनिक नहीं काम करते थे उसको जो है दंड भी देने का काम जो है सेनाध्यक्ष ही करता था। तो सेना का जो नेतृत्व करता था वो सेनाध्यक्ष। हाँ, यहाँ पर ये भी है कि ये महादंडनायक भी था, इसकी बात को कोई नहीं काटता था, ठीक है ना? निर्माण कार्य जो है उसका विकास जो है कला के क्षेत्र में और निर्माण के क्षेत्र में ज़बरदस्त विकास इस समय देखा गया। इसमें जो है द्रविड़ स्थापत्य कला की कला शैली से निर्माण किया गया। यहाँ के मंदिरों को राजराजेश्वर मंदिर, ब्रह्मदेश्वर मंदिर, तंजौर का मंदिर, ये सब अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है कि स्थापत्य कला के रूप में द्रविड़ शैली का जो है कि इस्तेमाल किया गया है। चोल मंदिरों मंदिरों में विस्तृत प्रांगण हुआ करते थे, ऊंचे एवं अलंकृत गोपुरम, है ना? गुंबज वगैरह हुआ करता था, है ना? देखो यहाँ पर तंजौर में जो है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किया गया, जो द्रविड़ शैली से है और ये लगभग 192 फीट ऊपर है, जैसे जैसे दिख रहा है, ठीक है? मूर्ति कला एवं चित्रकला में भी जबरदस्त काम हुआ है। ये लोग कला के जो है प्रेमी हुआ करते थे, चोल वंश के राजा लोग। और नटराज की जो कांसा की जो मूर्ति जो हम लोग देखते हैं, नटराज का जो ये वाला मूर्ति, ये इसी समय का जो है कि
प्रतीक है। इसी समय जो है चोल लोग जो है खूब बनाता था इसको, ये कला के प्रेमी थे वो लोग, है ना। भित्ति चित्र में जो है अगर हम देखें तो ब्रह्मदेश्वर मंदिर के दीवारों में, मंदिरों में देखने को मिलेगा, और अजंता की गुफा जो है उसके दीवारों में जो है भित्ति चित्र का सुंदर नमूना दिखाई देगा। जो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जिस समय गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजाओं का आपस में जो है झगड़ा होता था कन्नौज के लिए, उस समय झारखंड की क्या स्थिति थी। तो झारखंड की राजनीति पर भी, राजनीति और संस्कृति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता था, और जिसमें से कोई ना कोई अवसर पाकर वे लोग इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर ही लेते थे। गुर्जर लोग चतरा के इटखोरी में महेंद्र पाल के शिलालेख से सिद्ध होता है कि 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुर्जर प्रतिहारों ने छोटानागपुर खास के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर ही लिया था। मध्यकाल के आरंभ तक झारखंड भारतीय इतिहास की गतिविधियों से सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह गया था। छोटानागपुर खास में नागवंशियों का राज स्थापित हो चुका था। हजारीबाग और मानभूम में मान राजाओं का शासन था। संथाल परगना क्षेत्र में कांकजोल का राज नष्ट हो चुका था। इस तरह से हम लोग देखें कि तत्कालीन झारखंड में उस समय की क्या स्थिति थी। चलिए यहाँ यह भी जानने जानने का प्रयास करते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आधुनिक अभी भागलपुर में है, ये प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, है ना। बौद्ध लोग जो है कि यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे। इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने 783 ईस्वी से 820 ईस्वी के बीच में की थी। इतना यानी कि धर्मपाल ने इसका स्थापना किया था, जिसका जो 783 से 820 ईस्वी तक में की गई थी। वर्तमान में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित किया गया, जिसे बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में जलाकर तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ हम लोग देखें कि भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो कि इसका निर्माण कार्य जो है कि पाल वंश ने के राजा यानी धर्मपाल ने किया था, है ना। और ये 783 से 820 ईस्वी तक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व था। जबकि नालंदा जो है ये विश्वविद्यालय है जो गुप्त काल में स्थापित हुआ, जो बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में उसको जलाकर खत्म कर दिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ चोल में ब्राह्मण एवं बल्लाल जो शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी थे, इनका सर्वोच्च स्थान था चोलों में, है ना। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त वर्गों में बलंगे यानी दक्षिण भुजा तथा इडगई यानी वाम भुजा ये थे। दक्षिण भुजा जातियां मुख्यतः कृषक एवं श्रमिक जातियां थी। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये चीज को याद रखना है। ये वाम क्या है ना। वाम भुजा और दक्षिण भुजा क्या है। तो दक्षिण भुजा में जो है ये कृषि और श्रमिक जातियां थी, कृषक लोग आते थे और श्रमिक लोग आते थे। तथा वाम भुजा में वर्गीय जातियां, हस्तशिल्प वगैरह, हस्तशिल्पकार और दस्तकार लोग थे, है ना। यहाँ दास प्रथा का भी प्रचलन था, यानी दास लोग भी जो है चोल में